सभी को प्रणाम। सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइकोडायनामिक अप्रोच है जो फ्रॉइड ने दी थी। और वैसे तो ये अप्रोच फ्रॉइड से 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले हमारी ही भगवत गीता में पाई जाएगी। हमारी ही जो किताबें हैं, महाभारत और रामायण, उनमें ही फ्रॉइड का मोस्ट काम हम देख सकते हैं। पर इस अप्रोच का ये कहना है कि जो हमारा बिहेवियर है, जो हम करते हैं, उसके पीछे एक अनकॉन्शियस मोटिव होता है, उसके पीछे एक अनकॉन्शियस नीड होती है जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता। अनकॉन्शियस नीड और मोटिव वो चीजें होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और मोस्टली जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव तो रहता है, 24/7 एक्टिव रहता है, पर वो हमारे बिहेवियर को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे आइडियाज, थॉट्स को वो इन्फ्लुएंस करता है। तो फ्रॉइड का ये कहना था कि कोई भी बिहेवियर, कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन बिना किसी रीजन के नहीं होता। उसके पीछे एक उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड का हाथ होता है, कहीं ना कहीं प्री कॉन्शियस माइंड का हाथ होता है। इन पे मैं आऊंगी अब, और इसके बारे में और बात करूंगी मैं। तो यही साइकोडायनामिक अप्रोच का कहना है कि कोई भी चीज बिना कोई रीजन के कोई व्यक्ति नहीं करता। इसका एक एग्जांपल है स्लिप ऑफ टंग। तो स्लिप ऑफ टंग हम सबने सुना होगा, हम सबने बोला भी होगा कि अरे नहीं, मेरे तो बस मुंह से ऐसे निकल गया। स्लिप ऑफ टंग वही होता है, हमारे मुंह से जो बात होती है वो बस निकल जाती है और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। एकदम जैसे कहते हैं ना, अनफिल्टर्ड बात निकल जाती है। आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग बात जब बोलते हैं तो 90% बात हम थोड़ा मक्खन लगा के, थोड़ा शुगर कोट करके हम कहते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे और हमारी बात भी पहुंच जाए। पर सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो थॉट जैसा है अनफिल्टर्ड, वो बाहर लाके रख देता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, मैं खुद ही का एग्जांपल देती हूँ। मैं जब 6th में थी तो मेरे मैथ्स में बहुत खराब नंबर आए। और वो चीज मैंने बहुत, मतलब छुपाई मम्मा से। मैंने बोला पेपर नहीं दिख जाए, कभी मैं खुद ही ना बोल दूं। तो मैंने बहुत हर चीज ना ध्यान से पेपर को छुपा के रखा। मार्क्स भी मैंने ऐसे थोड़ी बहुत भूलने की कोशिश करी, और एक स्टेज पे आ गई कि चलो, मैंने सोचा कि अब तो क्या ही याद है, कौन सा मैथ्स, कौन सा पेपर, कौन से मार्क्स। तो फिर मैंने वो चीज जिसे कहते हैं एकदम छुपा दी, मतलब अपनी मेमोरी से दूर कर दी। पर अब थोड़ी बहुत पढ़ाई का माहौल, थोड़ा ऐसे बात होने लग गई, मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार मम्मी, मैथ्स का पेपर ना थोड़ा ऐसा ही गया था, मार्क्स भी ऐसे से ही आए हैं। तो ये, अब ये मेरा जो बोलना था ये बिना किसी रीजन के नहीं था। उसके पीछे मेरे सबकॉन्शियस माइंड का ही काम था कि जो मैं बोल रही हूँ, वो जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बहुत रिप्रेस करने की, बहुत दबाने की कोशिश कर रही हूँ, वो बाहर आ गया। और ये सबकॉन्शियस माइंड ने इसलिए किया क्योंकि यह जो हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें होती है जो हम, जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। ऐसे आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स जो हमने कभी एक्सप्रेस नहीं करी होगी, जो हमने कभी फील नहीं किया होगा। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमने एक्सपीरियंस करे होंगे, पर वो या तो थोड़े डिस्टर्ब्ड एक्सपीरियंसेस होंगे, थोड़े जिसे कहते हैं अच्छे नहीं होंगे, या अच्छे भी होंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे रहते हैं। तो जो मेरा मैथ्स के बारे में बोलना था वो सबकॉन्शियस माइंड ने इसलिए किया क्योंकि हमारे इन 3 माइंड में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जहाँ हमें पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है कि आज मैं सेशन ले रही हूँ। मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे आज सेशन में इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है कि चलो रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, अब मुझे बोलना है। प्री कॉन्शियस माइंड हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारा मेमोरी स्टोरेज होता है। प्री कॉन्शियस माइंड में वो चीजें आ जाती है कि मेरे 12th में कितनी परसेंटेज आई थी, मेरी 10th में कितनी सीजेपीए आई थी, और मैंने अपने बर्थडे पे कौन सा केक खाया था। तो प्री कॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं जो हम थोड़ा याद करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती है जो हमसे मोस्टली दबी रहती हैं, और यही सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने की भी टेक्निक्स होती हैं, पर उस पे भी मैं बाद में आऊंगी। पर मोस्टली अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, उधर से हम अपने एक्सपीरियंसेस निकालते हैं, हम अपने कोई थॉट्स, इमोशंस वहां से हम समझते हैं, तो वो
तो वो बहुत जैसे कहते हैं वो कभी ना कभी डिस्टर्बिंग होते हैं और वो हमारी लाइफ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इन तीन माइंड में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये तीन जो हमारे माइंड होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि किसी एक पे बर्डन ना आए। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड पे बर्डन आ जाता है तो ऐसे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं जो मतलब थेरेपिस्ट के लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट होता है वो डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए। मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसे है, और डिसोसिएटिव एमनीजिया, कि हम अपनी लाइफ का एक पूरा हिस्सा भूल जाते हैं और हम एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो किसी भी एक माइंड पे अगर बहुत बर्डन आ जाए तो फिर वहां से हमारे डिसऑर्डर बनने शुरू हो जाते हैं। फ्रॉइड का ये भी कहना था कि जो डिप्रेशन है, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हम ओसीडी कहते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो डिजायर्स है, जो आइडियाज है, वहां पे क्योंकि एक टेंशन है, वहां पे क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमारे ये सारे डिसऑर्डर बन के आ रहे हैं। कोई भी चीज हमारे बिहेवियर में बिना किसी रीजन के नहीं है। वहां पे हमारे ये तीन माइंड, हमारे जो ये माइंड का तीन हिस्से जो है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये उन तीनों का खेल है। तो अब हम आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनालिटी, जो है डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी। डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी में फ्रॉइड ने बोला कि हमारी पर्सनालिटी तीन चीजों पे बेस्ड होती है। एक होता है इड, जिसे हम कहते हैं रजस गुण। एक होता है ईगो, जिसे हम कहते हैं सत्व गुण। और एक होता है सुपर ईगो, जिसे हम कहते हैं तमस गुण। तो अब इड वो होता है, इड बच्चे की तरह होता है। वैसे तो नाम रजस गुण है, पर वो बच्चे की तरह होता है। बच्चा नहीं होता कि नहीं मुझे ये टॉय चाहिए तो चाहिए, मतलब मैं शोर मचा दूं, मैं मतलब शॉपिंग मॉल में रो ना दूं, पर मुझे ये तो टॉय चाहिए। इड वो होता है कि वो नहीं देखता कि आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो टॉय खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। इड वो होता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, जिद है तो है। ईगो होता है थोड़ा बीच में। ईगो रियलिटी को कंसिडर करता है। ईगो को हम सत्व गुण भी कहते हैं। सत्व गुण कहता है कि अच्छा तुम्हें टॉय चाहिए, एक बार उसकी कॉस्ट तो देख लो, क्या वो हम ले सकते हैं, क्या मम्मी पापा मतलब अग्री करेंगे वो तुम्हें टॉय दिलाने के लिए। तो ईगो कहीं ना कहीं बीच में रियलिटी को भी लेता है कि चलो तुम्हें ये चीज चाहिए, पर क्या तुम ले सकते हो, क्या तुम्हारे पास इतने सोर्सेज है कि तुम वो चीज ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसको हम तमस गुण भी कहते हैं। तमस गुण होता है जो अथॉरिटी पे, अथॉरिटी तो क्या, जो हमारे माता पिता की इच्छा है उसको कंसिडर करता है। मुझे ये टॉय चाहिए, पर मम्मी पापा क्या मुझे ये दिलाएंगे, क्या मैं उनसे इस बारे में पूछ के लूं या नहीं। तो ईगो में अथॉरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मुझे अ, एक वीक की वेकेशन चाहिए, पर बॉस क्या मुझे वेकेशन देंगे। अब अगर किसी का, हम में क्या होता है कि हम में तीनों गुण होते हैं, पर इसमें से कोई एक डोमिनेंट होता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरा सुपर ईगो बहुत डोमिनेंट है, कहीं ना कहीं मेरा ईगो डोमिनेंट है, और इड जो होता है वो एज के साथ साथ कम डोमिनेंस में जाता जाता है। और वो बहुत मतलब ये तीनों गुण का हमारे अंदर होना हमारी पेरेंटिंग पे बहुत, पेरेंटिंग की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो ईगो, इड जो है वो धीरे धीरे एज के साथ कम होता जाता है। ईगो कहीं ना कहीं मतलब रहता है हमारी जिंदगी में, वो तो है ही। सुपर ईगो जो है वो अथॉरिटी को कंसिडर करता है। तो तो ये तीन जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी डिग्री में होते ही हैं। मैं खुद की बात करूँ तो अगेन मेरे में हम कह सकते हैं सुपर ईगो बहुत है, इड तो नहीं है। और ईगो जो है वो कभी ना कभी काम करता है। जब मुझे कोई सिचुएशन को, जैसे कहते हैं जहाँ पे मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ता है, तो फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा रियलिटी क्या कह रही है, क्या ये मैं कर सकती हूँ, उसके बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो फिर ये चीज है, ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी। ये रजस, सत्व और तमस जो है, ये तीनों गुण हम में होते हैं, पर जैसे कहते हैं परसेंटेज में होते हैं। जैसे किसी में 10% होगा, किसी में 20% होगा, किसी में 50% होगा, ऐसे ऐसे करके। तो अब हम आते हैं इंटरवेंशन, जिससे हम सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हैं।
इसमें ये मैं पहले कहना चाहूंगी कि हमारा जो मन है वो बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, पर एट द सेम टाइम वो बहुत खतरनाक जगह भी है। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में जानने को और अपने बारे में अपने बिहेवियर को समझने को। पर कभी कभी जब हम सबकॉन्शियस माइंड को मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की कोशिश करते हैं तो चीजें थोड़ी डिस्टर्बिंग भी बहुत बहुत बाहर आती हैं। आप एक आइसबर्ग को अपने मन में सोच के देखिए। आइसबर्ग की जो टिप होती है वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। वो सबको बाहर दिख रहा है, वो हमारे डिसीजंस ले रहा है, उसे मालूम है आसपास क्या हो रहा है। प्रीकॉन्शियस माइंड आइसबर्ग का वो पार्ट है जो पानी को टच कर रहा है। हमें मतलब जो भी कुछ याद करना होता है कि हमने क्या खाया, हमने क्या किया, वो प्रीकॉन्शियस माइंड होता है। वो पानी की टच करती हुई आइसबर्ग की लेयर को हम कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता है जो सबसे गहरा होता है और जो सबसे खतरनाक होता है। वो एकदम नीचे जाता है। अब इसमें से क्या होता है, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की कोशिश करते हैं तो हम आइसबर्ग के सबसे नीचे वाले पार्ट को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आइसबर्ग के सबसे नीचे वाले पार्ट को आप लाते हो तो उसके पीसेस जो होते हैं वो आपके प्रीकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। बर्डन आ जाता है प्रीकॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि प्रीकॉन्शियस माइंड को चीजें याद आने लग जाती हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ था। डिस्टर्बिंग थॉट्स जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। अब प्रीकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस प्रीकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर प्रीकॉन्शियस माइंड को पता है तो वो कॉन्शियस माइंड को भी पता चल जाता है कि अरे ये सब हुआ था। फिर उसके बाद में जो डिसऑर्डर्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं। किसी को अपने थॉट्स से बहुत गिल्ट फील होता है तो उन्हें डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को लगता है कि यार मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस वापस ना ही मैं एक्सपीरियंस करूं, तो फिर वो उन्हें एंजाइटी होने लग जाती है। वो इस सिचुएशन अवॉइड ही करते हैं कि नहीं मेरे साथ ये वापस होना नहीं चाहिए। तो जो इंटरवेंशन है सबकॉन्शियस को एक्सेस करने की, एक है ड्रीम एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन, हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ड्रीम एसोसिएशन में क्या होता है कि जो हम सपनों में देखते हैं, फ्रॉइड का कहना है जो हम सपनों में देखते हैं वो यूं ही, वो बिना रीजन के नहीं है। उसके पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। जब हम सोते हैं सबकॉन्शियस माइंड को वही टाइम मिलता है हमसे बातचीत करने का, क्योंकि उस टाइम तो कॉन्शियस माइंड नहीं होता। उस टाइम तो कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं फिर वो ब्रेन फंक्शनिंग में लग जाते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहे। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने की अपॉर्चुनिटी के द्वारा हमसे बात करता है। तो ड्रीम में जैसे, अब मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, मुझे कुछ दिन पहले सपने में आया कि मैंने काली बिल्ली को एक बर्तन में दूध रख के दिया। अब मैं उठी, मैं तो बड़ी खुश, मैंने बोला चलो सपने में तो पुण्य का काम कर लिया मैंने। पर अब फ्रॉइड बोलते हैं कि नहीं, तुमने सपने में पुण्य का काम कर लिया वो तो छोड़ो, लेकिन ये जो तुमने काली बिल्ली को दिया है दूध, और वो भी तुमने रात में उसको दूध दिया है, उसका मतलब ये है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे दोस्त बंधु कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो फ्रॉइड का जो ड्रीम एसोसिएशन है वो वैसे साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, क्योंकि सबके सपने अलग होते हैं, सबका सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है। तो ड्रीम एसोसिएशन में ये है कि आपके सपने में जो भी आ रहा है उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड कुछ कहना चाह रहा है आपसे। और एक और एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे सपने में हमें शेर आया तो हम तो खुश होंगे, हम खुश होके उठ जाएंगे, हम बोलेंगे कि यार शेर तो माता रानी का साइन है, तो एक तरीके से माता रानी ने हमें दर्शन दिए। पर फ्रॉइड बोलते हैं नहीं, शेर आया लेकिन शेर, क्या तुम शेर से लड़े? क्या शेर ने आपको अटैक किया? क्या आपने शेर को हराया? तो वो पूरे सपने को, उस सपने के पूरे पार्ट्स देखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर शेर ने आपको अटैक किया तो मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज आने वाला है। अगर आपने शेर को जिसे कहते हैं हरा दिया तो आप वो चैलेंज में सक्सीड कर जाएंगे। अगर आप शेर से डर गए तो जो चैलेंज आप पे आएगा आप वो बहुत डिफिकल्टी से फेस करोगे, आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो ड्रीम एसोसिएशन ये है कि आप अपने सपने, जो सिंबल्स होते हैं सपने आते हैं, उन सबके पीछे एक मीनिंग होता है और वो हम बहुत ऐसे ध्यान देना पड़ता है ताकि उसका एक इंटरप्रिटेशन निकले। और ये चीज मम्मा और मैंने बहुत करी है। हमें जैसे सपने आते हैं ना, हम गूगल पे बैठ जाते हैं कि आज मैंने सपने में शेर देखा, उसका क्या मतलब होता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है, पर मैं एज अ स्टूडेंट यही क्वेश्चन करूंगी, यही मैं
वार्न दे कर सकती हूँ कि आप जो गूगल बता रहा है आप उसको प्लीज सच मत समझिएगा, क्योंकि सबका सपना अलग होता है और सबका जो सबकॉन्शियस माइंड जैसा मैंने कहा वो अलग ही होता है। तो मतलब अगर आपको बहुत अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको अपने सपने का मीनिंग जानना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट के पास जाएं रादर देन गूगल, क्योंकि गूगल आपको बहुत सारी चीजें लाके बता देगा और फिर आप परेशान होंगे कि यार काली बिल्ली को मैंने दूध दिया तो देखना मेरे ही दोस्त मेरे पीछे ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं फ्री एसोसिएशन पे। फ्री एसोसिएशन क्या होता है कि ये टेक्निक बहुत पहले साइकोलॉजी में यूज करी गई थी, बहुत पहले ये मतलब थेरेपी में यूज करी गई थी, अभी भी लोग यूज करते हैं। तो फ्री एसोसिएशन होता है कि थेरेपिस्ट आपको रिलैक्स करके आपको एक अच्छे से सोफे पे बिठा देगा और आपसे कहेगा आपके मन में जो आ रहा है आप बोलो, बिना फिल्टर करे, बिना सोचे समझे। आप ये मत सोचो कि कोई दो चीज के बीच में संबंध है या नहीं है, या आपको सेंटेंस के बीच पे रिलेशन लाना ही है। फ्री एसोसिएशन में होता है कि आपको जो बोलना है बिना किसी फिल्टर के, बिना कोई सोचे समझे आप बोलते रहो। अब इस टेक्निक के पीछे क्या होता है, क्योंकि हम बोलते रहते तो हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है कि चलो बंदा बोल रहा है, वो अपना फंक्शन कर रहा है, जो हमें बोला गया है हम वो कर रहे हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो थोड़ा जैसे कहते हैं बैक सीट ले लेता है, थोड़ा वो चिल मारता है सब कॉन्शियस माइंड कि चलो ठीक है बोलने दो, बोल रहा है। प्री कॉन्शियस माइंड उस टाइम भी बैक सीट लेता है, कहता है कि ठीक है यार मुझे क्या करना। तो उस टाइम जो होता है सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर लाके रख देता है। ये चीज थेरेपिस्ट नोट कर लेते हैं। अब जैसे स्लिप ऑफ टंग, जैसे हम फ्री एसोसिएशन करते हैं तो बहुत बार उसमें स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, वो हमें रियलाइज नहीं होती पर वो थेरेपिस्ट को रियलाइज हो जाती है और वो नोट करके लिख लेते हैं। फिर वो ऐसी जो चीजें थेरेपिस्ट को लगती है जिनके बारे में बात करनी चाहिए, जो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बाहर आई है, वो थेरेपिस्ट नोट करके क्लाइंट से उस बारे में बात करते हैं। फिर इस बारे में बात करने से वो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। तो ये फ्री एसोसिएशन है। अब हम आते हैं हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, जो सबका फेवरेट है, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। और मतलब मैंने देखा है कि बहुत सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज और जो मेरे आसपास के दोस्त भी हैं वो यूं ही जाके अपना हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं। इसमें लेकिन अगेन एक वार्निंग दे सकती हूँ मैं, जब तक आपके थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करते हिप्नोसिस के लिए या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, तब तक आप इन दो के लिए विलिंगली अपने आप से मत जाइएगा। जब तक आपके थेरेपिस्ट को लगता है कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा ही जानी जा सकती है, तब तक आप अपने आप से ही हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन मत करवाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड अगेन ब्यूटीफुल जगह है बट खतरनाक भी है। वहां पे बहुत ऐसी चीजें आती है जो फिर हमें आगे जाके डिस्टर्ब करती है। बहुत बार हमारी खुद की जो आइडेंटिटी होती है वो हिल जाती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत हेल्पफुल हैं। कोई इंसान अगर अपना हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता है वो सोचता है कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मुझे लोगों की मतलब परवाह है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं सबके लिए काम करूं। पर सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी ये थॉट आ जाता है कि नहीं मैं सेल्फिश हूँ। तो एकदम अपोजिंग आइडियाज जो आपके वेकिंग लाइफ में एकदम अपोजिंग आइडियाज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो वो फिर आपको एक तरीके से बर्डन देते हैं। फिर उसके बाद जन्म होता है इन डिसऑर्डर्स का, कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, ओसीडी। तो हिप्नोसिस में ये होता है कि आपको रिलैक्स करके एक ड्रीम लाइक स्टेट में ले जाया जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम पीछे हट जाता है। आपका प्री कॉन्शियस माइंड उस टाइम थोड़ा सा बीच में ब्रिज का काम करता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो प्री कॉन्शियस माइंड है वो एज अ ब्रिज काम करता है, कि ताकि इंफॉर्मेशन आप थेरेपिस्ट को बता सको। उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड बस बोलने पे फोकस करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा फिर हिप्नोसिस में ये सारा मटेरियल बाहर आया जाता है और फिर ये थेरेपिस्ट ऑफ कोर्स नोट करके आपको एक अच्छी स्टेज पे लाके फिर आपसे इस बारे में बात करी जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ये टेक्निक, क्योंकि इसके बारे में इतना ज्यादा हमें बताया नहीं गया है, बहुत बेसिक बताया गया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता है कि आपको हिप्नोटाइज करके आपकी पिछली लाइफ भी ले जाया जाता है टू सी कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक मिलता जुलता एग्जाम्पल हम महाभारत से भी ले सकते हैं, कि धृतराष्ट्र कह रहे थे ना कि वो ऐसे क्यों पैदा हुए।
अंधे क्यों पैदा हुए। तो उनको फिर उनकी पिछली लाइफ में ले जाया जाता है। फिर पता चलता है कि उन्होंने शायद एक मछली की आंख में तीर मारा था या चिड़िया की आंख में तीर मारा था। तो अगेन हमारा अगेन ये जो साइकोडायनामिक अप्रोच है वो यही कहती है कि आप जैसे अपनी लाइफ में हो उसके पीछे आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगेन इसके बारे में मैं यही वार्न करूंगी कि हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत हैवी प्रोसीजर्स होते हैं। बिना किसी लाइसेंस्ड और एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट के आप ये प्रोसीजर मत करवाइएगा, क्योंकि फिर अगर आप कोई स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे से थेरेपिस्ट को आपको वापस लाने में बहुत मुश्किल होगी, तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि आप उस एक स्टेज में अटक जाते हो। अब सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बर्डन आ जाता है, हम बहुत मेमोरीज की कोशिश करते हैं कि वो रिप्रेस हो जाए। सपोज कोई बच्चा है जिसने बहुत ट्रॉमा अपने चाइल्डहुड में फेस किया है, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, वो कोशिश करता है, मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस दबाता जाता है ताकि कॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस माइंड में इतना दबाव ना पड़े या उन पे बर्डन ना आए। लेकिन क्या होता है कि अब सबकॉन्शियस माइंड की भी लिमिट होती है, वो इतने सारी चीजें तो अपने अंदर रख नहीं सकते। तो फिर वहां से फिर जन्म होता है मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। बहुत लोग क्या करते हैं, एक अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, एक अपनी नई पहचान क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं मेरे अगर बहुत एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि नहीं, मैं इससे ज्यादा और मेमोरी अंदर ले नहीं सकता, तो मेरा जो माइंड होता है वो एकदम स्विच कर लेता है। वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है, एक नई पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है, ताकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर ज्यादा दबाव ना आए और एक जो नई पर्सनालिटी के द्वारा मैं और अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन कर पाऊं। जो डिसोसिएटिव अमनीशिया होता है वो भी ऐसा ही होता है कि वो बहुत मतलब रेयर देखा गया है, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं डरावना डिसऑर्डर होता है। उसमें यही होता है कि जब बहुत बर्डन आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड पे, तो हम बिल्कुल हम भूल जाते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी को, हम भूल जाते हैं और एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं। जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है हम उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर मुझे कभी डिसोसिएटिव अमनीशिया होता है तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं आरुषि हूँ, मैं अपनी नई आइडेंटिटी बना लूंगी और मैं उसी आइडेंटिटी में जीती रहूंगी। फिर अब क्योंकि माइंड को तो खेलना पसंद है हमारे साथ में, फिर क्या होता है, एक दिन मुझे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी याद आ जाएगी और मैं जो अपनी नई आइडेंटिटी मैंने बनाई थी मैं वो भूल जाऊंगी। तो ऐसे ये डिसऑर्डर चलता रहता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपके मन में ही आपकी बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं। नॉर्मल इंसान में देखा जाए तो हमारी एक पर्सनालिटी है जिसके बारे में हमें पता भी और हमें नहीं भी पता है। पर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसमें हमारी अलग अलग पर्सनालिटीज क्रिएट हो जाती हैं। उसमें हमारा जेंडर मैटर नहीं करता। उसमें हम एक आदमी की पर्सनालिटी भी ले सकते हैं, उसमें हम एक औरत की पर्सनालिटी भी ले सकते हैं, उसमें मैं कोई भी एथनिसिटी, कोई भी नेशनैलिटी का मैं पर्सनालिटी ले सकती हूँ। जैसे अगर मैं इंडियन हूँ और मुझे कल को ये प्रॉब्लम होती है, तो कल मैं सोच सकती हूँ कि नहीं, अब मैं कोरियन हूँ, मेरा ये नाम है और मैं ऐसे ऐसे अपनी कोरियन वाली आइडेंटिटी में शिफ्ट हो जाती हूँ। कभी कभी हमारी पर्सनालिटीज जो होती हैं उनको इस बारे में मालूम होता है, उन्हें मालूम होता है कि चलो मेरे साथ में एक और पर्सनालिटी रह रही है। पर बहुत बार कभी नहीं भी पता होता है, और जब नहीं पता होता है तो पर्सनालिटी हमारे अंदर तीन चार पर्सनालिटी एक तरीके से जंग लड़ते हैं ताकि उन्हें बॉडी का कंट्रोल मिल जाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो आप बॉडी से ही जाके अपनी नीड्स पूरी करते हैं, आप बॉडी से ही जाके अपने गोल्स अचीव करते हैं। तो हमारी जो पर्सनालिटीज होती हैं जो हमारे अंदर क्रिएट हो जाती हैं डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, तो वो एक तरीके से जंग लड़ती हैं कि उस पर्सनालिटी को ये बॉडी ना मिल जाए। तो वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, पूरा एक वॉर लड़ती है हमारे दिमाग में ताकि उन्हें बॉडी का कंट्रोल मिल जाए और अपनी उनकी नीड्स और डिजायर कंप्लीट हो जाए। और कभी अगर उसमें से एक पर्सनालिटी जैसे जो डोमिनेंट हो जाती है, वो बाकी पर्सनालिटी को रिप्रेस करके रख देती है, बाकी पर्सनालिटी को वो एकदम पर्दे के पीछे छुपा देती है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं थेरेपिस्ट के लिए भी ट्रीट करने के लिए, चाहे कितने ही साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। पर क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है,
उनकी कहानी अलग होती है। हर पर्सनालिटी के पीछे एक अलग बैक स्टोरी भी होती है। ये नहीं कि आपने एक पर्सनालिटी बना ली और उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। आप कोई पर्सनालिटी बनाते हो तो उसके पीछे उसकी एक बैक स्टोरी होती है जो हमारे माइंड ने ही लिखी होती है। तो जब कोई हमारे पास में आता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ में, हम एक बंदे से डील नहीं करते, हम उनके अंदर उनकी 4 पर्सनालिटीज, उनकी 5, 6, 7 पर्सनालिटीज, एट द मैक्स 26 पर्सनालिटीज देखी गई हैं, हम उनसे डील करते हैं। और हर पर्सनालिटी अलग होती है, हर पर्सनालिटी की अपनी कहानी अलग होती है। कोई पर्सनालिटी बच्चा होता है, कोई पर्सनालिटी बूढ़ा होता है, कोई पर्सनालिटी अपना जेंडर चेंज करते हैं कि कभी मेल कभी फीमेल। तो कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर होता है, पर उसको डील करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये कि माइंड जो है हमारा सबसे ब्यूटीफुल जगह है, सबसे खूबसूरत जगह है, सबको अच्छा लगता है अपने बारे में जानने के लिए, पर वो खतरनाक भी है। आप जितना सबकॉन्शियस माइंड में जाते जाओगे, आपको कुछ चीजों में अच्छा लगेगा, कुछ चीजों में आपको बुरा भी लगेगा कि ये कैसे हो गया। पर कभी अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करना है, मैं वैसे तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सीधे जाके हिप्नोसिस करा लीजिए अपना, या सीधे जाके आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लीजिए। जब तक आपके थेरेपिस्ट आपको नहीं कहते कि आपको हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत है, तब तक आप मत करवाइएगा ये प्रोसीजर, क्योंकि फिर अगेन बहुत चीजें बाहर आती हैं जो डिस्टर्बिंग होती हैं। तो हाँ, ये मेरा आज का सेशन था। और कोई अगर क्वेश्चंस है, कोई अगर सवाल है, तो मैं कोशिश करूंगी पूरा आंसर करने की। मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, तो कोशिश करूंगी कि मैं जितना अच्छे से हो सके मैं उतना अच्छे से आंसर कर पाऊँ। बहुत सुंदर आरुषि, तुमने बहुत सुंदर ढंग से हमारे माइंड के में जो पूरा एक चक्र चलता है, मैं इसे चक्र ही कहूंगी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड का, और पर्सनालिटी के डिवीजन के बारे में तुमने बताया। तो मेरे ख्याल से हम सब उसी में ही, माइंड के गेम में ही, मुझे तुम्हारी बातें सुन के लगा कि उसी में गिरे रहते हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज पूछती हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, तो जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि मेमोरी लॉस हो जाता है या कुछ चीजें लोग भूल जाते हैं, तो ये क्या सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस समय असर डालता है, जिसकी वजह से लोग भूलने लगते हैं? क्या रीजन होता है इसके पीछे? ये तुम बताओ जरा। आरुषि, मेरी आवाज आई हाँ, थी क्या? हाँ आंटी, मैं वो अनम्यूट कर रही थी बस। हाँ, तो आंटी आपका जो, वैसे तो सबसे पहले थैंक यू कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा, मेरे सामने मैंने नोट्स बना के रखे कि मुझे आज क्या पढ़ना था, पर मतलब थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा। एंड आई होप मैंने थोड़ा सेंस बनाया हो पूरे सेशन में। तो ओल्ड एज में क्या होता है, मोस्टली हमारा बायोलॉजिकल रीजन होता है। ओल्ड एज में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो कनेक्शंस होते हैं, वो वीक होने लगते हैं। तो इस वजह से हम इंफॉर्मेशन भूलने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अच्छा हमने ये चीज रखी तो कहाँ रखी, या अच्छा उसका बर्थडे का डेट क्या है, हम वो सब भूलने लग जाते हैं। उसके पीछे मोस्टली देखा जाए तो बायोलॉजिकल रीजन होते हैं, क्योंकि ब्रेन एक तरीके से एज करना शुरू कर देता है। पर अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का इसमें रिलेशन देखा जाए, तो सबकॉन्शियस माइंड को सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, पर क्योंकि बीच में बायोलॉजिकल रीजन आ जाते हैं, तो इस वजह से हम इंफॉर्मेशन भूलने लग जाते हैं। हालांकि अगर आप उस एज में भी अपना पास मतलब सॉरी हिप्नोसिस कराएं, या फिर आप उस एज में थेरेपी उसमें करें, पर वो बस आपके प्री कॉन्शियस माइंड से हट जाएगी। क्योंकि वही है, बायोलॉजिकल रीजन होता है, ब्रेन आपका एज करने लगता है और एक तरीके से इंफॉर्मेशन वो खाली करने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्रेन को तो अच्छे से फंक्शन करना है। ब्रेन चाहता है कि आप अपने डेली गोल्स को अचीव करें। और हाँ, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो कोशिश करता है ब्रेन की डिलीट हो जाए, ताकि आप अच्छे से फंक्शन कर पाए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो मिलेगी ही मिलेगी, पर भूलने का मेन रीजन बायोलॉजिकल ही होता है। ओके। मैं बट और अगर इसको किसी हम का कोई कैसे, क्वेश्चन हो एक, तो हाँ मैं वीरू, एक मेरा और है। तो इसको हम कैसे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? मैं जैसे अब हमारी एज ही है
ये नीरू है या हम सब जैसे आपस में डिस्कस करते हैं, कई बार हम फ्रिज के पास जाते हैं और भूल जाते हैं हम किस लिए आए थे। तो इस पे अगर कुछ छोटी सी एक्सरसाइज जैसे तुमने लास्ट टाइम बताई थी, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो, कुछ हो, उसको करके हम एक उसको एक्टिव कर सकते हैं, तो वो अगर तुम बताओगी, फिर उसके बाद हम बाकी सबके क्वेश्चंस भी लेंगे। मेरे 2 क्वेश्चंस तो मैं पूछना चाह रही थी कि कैसे हम इस चीज को थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करें कि जो हम भूलने लगते हैं चीजें, कर सकते हैं क्या? हाँ आंटी, बिल्कुल इंफॉर्मेशन हम रिटेन कर सकते हैं और अच्छे से मतलब रिटेन कर सकते हैं। जैसे हम होता है ना, नोट्स बना लेते हैं, बहुत लोग अपना नोट्स बना लेते हैं कि एक डायरी में लिख लेते हैं कि आज ये हुआ, आज ये है और उसका बर्थडे तब आता है। तो हम इंफॉर्मेशन ऐसे नोट्स में रिटेन कर सकते हैं। और जिसे कहते हैं मेडिटेशन भी बहुत अच्छा एक मतलब जिसे कहते हैं एक्सरसाइज ही होती है दिमाग की। उसमें आप एक शांति मेंटेन करते हैं अपने दिमाग में, आप अपने हर थॉट को फील करते हैं, आप अपने हर थॉट को एक्सपीरियंस करते हो। इस वजह से वो जो आपका इंफॉर्मेशन है वो रिटेन होती जाती है। पर मोस्टली इंफॉर्मेशन रिटेन करने का एक ये अच्छा तरीका है कि आपने कोई चीज़ लिखी तो आप उसको अगले दिन वापस अपने उस डायरी में देख लिया कि अच्छा ये सब चीज़ें थी। इसे हम कहते हैं रिहर्सल। रिहर्सल में क्या होता है कि आप क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप बहुत बार देख रहे होते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है तो वो आपको मिल जाता है क्योंकि आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिहर्स इतना ज़्यादा किया हुआ है। तो इसका वही एग्जाम्पल ये कर सकते हैं कि जैसे आपने अपनी डायरी में लिखा कि उस चीज़ की रेसिपी ऐसे होती है या आज मुझे ये करना है वो करना है। तो आप डायरी में लिख लिया, फिर आपने उसको अगले दिन वापस देख लिया। तो इस तरीके से रिहर्स करते करते इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और फिर आप इवेंचुअली उसको एक्सेस कर पाते हो। और मेडिटेशन से क्योंकि आपका दिमाग सॉरी मन जो है वो स्टेबल रहता है, वो शांत रहता है, तो बर्डन इतना नहीं पड़ता ब्रेन पे। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन रिटेन और अच्छे से और इफेक्टिवली कर सकते ओके, थैंक यू। अब मैं नीरू से कहूंगी, नीरू कुछ पूछना चाह रही थी या बोलना चाह रही थी, नीरू? नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं सबको अनम्यूट कर दे रही हूँ, जिसका कोई अगर क्वेश्चन हो या आंसर कर पाएगी तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, अब मैं जय गुरुदेव। मैं एक प्रश्न करूं या थोड़ा रुक के? नहीं जी, पूछिए, आप पूछिए। अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा रोचक सेशन था। आरुषि को बहुत बहुत थैंक्स। और मैं चाहूंगी कि भी ये एक नहीं, इसके कई सेशंस हों। और एक मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये था, ये तो एक एज की बात होती है कि हम भूलने लग जाते हैं, और उसमें ही ये कि भी हम पुरानी स्मृतियों में ही क्यों अटक जाते हैं। कई बार मतलब वर्तमान भूल जाते हैं, पुरानी स्मृतियों में अटक जाते हैं। दूसरा ये कि एज नहीं होती, लेकिन बहुत उसमें बहुत असफलताएं और जीवन में निराशा वो बहुत भरी रहती है। तो उसका क्या पिछले जन्म से कुछ रिलेशन है? हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपको इतना अच्छा सेशन लगा। और मैं कोशिश यही कर रही थी कि अच्छा मतलब इंटरैक्टिव हो और जैसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मेरी थोड़ी सेंस बनाए, क्योंकि मैंने खुद ही एक रात पहले बैठ के नोट्स बनाए कि चलो क्या क्या बोलना है। आपके पहले प्रश्न का आंसर ये है कि आपका पहला प्रश्न ये था कि हम लोग कभी कभी प्रेजेंट को भूल के पास्ट में रहने लग जाते हैं। वो इसलिए कभी कभी होता है क्योंकि हमें अपनी जो रियलिटी होती है, जो प्रेजेंट होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता, वो हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, वो हमें डिसअपॉइंटिंग लगता है। तो अब हमारे मन को ये चाहिए कि थोड़ी खुशी तो मिले, थोड़ा हमें भी जिसे कहते हैं हम मतलब इतना भी बर्डन ना हो जाए अपनी बुरे एक्सपीरियंसेस से। तो हम क्या करते हैं, पिछली अपनी यादों में जीते रहते हैं। बहुत बार ये प्रॉब्लम बन जाती है रेट्रोग्रेड अमनीजिया, कि आप प्रेजेंट को भूल जाते हैं और आपको पास्ट के इवेंट्स बहुत अच्छे से याद होते हैं। आपको याद होता है कि अरे उसकी मतलब उस फैमिली गेट टुगेदर में तो हमने ये सब किया था। प्रेजेंट में आपको चीजें याद रखने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो उसका अगर हम साइकोडायनामिक अप्रोच से रीजन देखा जाए तो वो यही है कि हम अपनी क्योंकि रियलिटी से खुश नहीं होते, तो हम अपने मन को शांत करने के लिए, उसमें एक बैलेंस रखने के लिए हम अपने पास्ट इवेंट्स को बहुत याद करते हैं कि तब तो ऐसा था, तब तो वैसा था। हम अपने पास्ट मेमोरीज में जीते रहते हैं ताकि एक बैलेंस क्रिएट रहे,
किसी एक माइंड पे बर्डन ना आए, क्योंकि अगर बर्डन आ जाता है फिर वहां से डिसऑर्डर्स का जन्म होता है। तो इसलिए हमारा माइंड पूरा कोशिश करता है कि एक मतलब बैलेंस क्रिएट हो, हम खुश रहें, कोई डिससेटिस्फैक्शन इतनी ना हो कि वो पूरा हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो ही डिसबैलेंस हो जाए। और जहाँ तक पास्ट लाइफ का आपने पूछा था, पास्ट लाइफ में हमें इतना तो वैसे बताया नहीं है, पर हाँ बहुत जैसे रीजंस होते हैं कि बहुत बिहेवियर्स होते हैं, बहुत जैसे कहते हैं निराशा होती है अगर हमें अपनी लाइफ में, तो उसका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रीजन, पास्ट लाइफ से रिलेशन भी होता है। अब इसमें मैं फोबिया का एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मुझे कहते हैं मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। अगर कोई रूम में मकड़ी है मैं जा ही नहीं सकती। साइकोडायनामिक अप्रोच कहेगा कि आपकी पास्ट लाइफ में क्योंकि मकड़ी से कुछ ऐसा हुआ है तभी आपको ये डर है। बहुत लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, बंद स्पेसेस से डर, लिफ्ट में नहीं चढ़ पाते। वो कहते हैं कि हम 20 स्टोरी तक स्टेयर्स दे लेंगे पर हम बिल्कुल लिफ्ट यूज नहीं करेंगे। तो उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा जो उसमें सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ जो स्टोर्ड होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, उसका रिलेशन होता है, और वो हमारी करंट लाइफ में भी बहुत दिखता है। तो होप आपको आंसर मिल गया हो। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि आंसर हो पाए सेटिस्फैक्ट्री। बहुत सुंदर आरुषि, तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अब मैं चंद्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो उनका कोई क्वेश्चन है क्या? प्रणाम, मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। जी बोलिए। प्रणाम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी आरुषि ने बताया कि ब्रेन में मतलब अगर डिसऑर्डर होता है तो जिसकी वजह से मतलब दो पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती है, तो मेल या फीमेल का भी होता है, तो वो कोई ब्रेन में प्रॉब्लम होती है जो खाली इमेजिनेशन होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है ये सारा? नमस्ते आंटी। और मतलब क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ये बहुत रिसर्च भी है, क्योंकि यूजुअली जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसके बारे में हम कोई बायोलॉजिकल ऐसा एविडेंस अभी तक आया नहीं है। पर उसमें यही माना जाता है कि दिमागी कोई ऐसी ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है कि वहां से एक नई पर्सनालिटी जन्म ले लेती है, एक एकदम नई स्टोरी से जन्म लेती है, और वो हमारा पूरा हमारे वेकिंग लाइफ को भी कंट्रोल करती है। वो ऐसा नहीं कि वो बस हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, नहीं, वो पर्सनालिटी हमारी बॉडी को आके कंट्रोल कर लेता है ताकि उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो डिजायर्स हैं वो कंप्लीट हो पाए। तो अगर हम दिमाग के स्ट्रक्चर पे देखें या फिर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो अभी बहुत कम एविडेंस है कि ऐसे डिसऑर्डर हमारे ब्रेन को या हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, उनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। लेकिन मोस्ट इसमें जो हाथ होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हाथ होता है। जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो पूरी चेंज हो जाती हैं ताकि हमारी नई पर्सनालिटी फंक्शन कर पाए, और वो हमारी बॉडी का कंट्रोल ले लेते हैं ताकि उनका जो मोटिव है वो कंप्लीट हो पाए। क्योंकि बॉडी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी खुद की भी नीड्स के कंप्लीशन के लिए। अगर मुझे एग्जाम पास करना है तो मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, मुझे उसके लिए नोट्स भी बनाने हैं। तो इसलिए बायोलॉजिकल रीजन बहुत कम देखा गया है। बहुत सुंदर आरुषि, तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अब मैं मधुरिमा जी से पूछना चाहूंगी। मधुरिमा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बोला आरुषि ने और बहुत अच्छी चीजें पता चली। मैं एक चीज जितना मैंने सुना उससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये
कई पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर को स्टोर करता जाता है शायद, और उससे जो है हमारे जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे या बुरे, उसके आधार पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस पर्सनालिटी हमारी कहेंगे, या जो भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज है वो सब बनता है। तो अगर अच्छा है तब तो हमारे शायद मन अच्छा रहता है, कभी सबकॉन्शियस थॉट्स बाहर आते हैं। लेकिन अगर जो हमारा स्टोरेज में अगर हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस या बुरे थॉट्स हैं तो वो हमें परेशान करते हैं। तो क्या उसकी क्लींजिंग के लिए कुछ मेथड्स हो सकते हैं? हेलो। नमस्ते आंटी। हाँ, मैंने प्रश्न सुना आपका। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साइकोडायनामिक अप्रोच में यही होता है कि जो हमारे अच्छे थॉट्स होते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बुरे एक्सपीरियंसेस जो बाहर निकल के आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, थेरेपिस्ट का वो मेन एम या ऑब्जेक्टिव या उनका मेन फोकस ये रहता है कि आपको आपके नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप इग्नोर ना करें, आप उनसे सीखें, आप उनको एक्सेप्ट करें। तो आपका थेरेपिस्ट आप कोशिश रहती है उनकी कि आप अपने आप को समझें। आपने वो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने वो एक्सपीरियंस किया तो किया, तो आप उनसे एक लर्निंग लें, आप उसको अपनी वेकिंग लाइफ में अप्लाई करें ताकि आप वो नेगेटिव एक्सपीरियंस वापस दोहराए ना या फिर आप उनसे गुजरे ना। तो यही होता है उसका क्लींजिंग मेथड, यही रहता है कि आपको आपके नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और जो भी गिल्टी फीलिंग होती है या जो शेम कुछ भी होता है, आपको इस बारे में पता चल जाता है उसका। लेकिन नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अपने, जिसे कहते हैं ना, आप उसको अपनी स्किल सेट में ऐड करें। उनको एकदम नकारे ना, क्योंकि आप उनको इग्नोर करेंगे वापस वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू बन के। तो और फिर वो वेकिंग लाइफ में तो हमें अफेक्ट करेगा ही। तो ये होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस को आपका थेरेपिस्ट कोशिश करता है वो इग्नोर ना हो, वो आपकी हेल्प करे रादर देन आपको पीछे जकड़ के रखे। आई थिंक मधुरमा जी को उनका आंसर मिल गया होगा। और शायद गुरुदेव ने भी बताया है अब कि मेडिटेशन के द्वारा शायद हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे, मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं मिसेस अरोड़ा से पूछूंगी। मिसेस अरोड़ा, आपका कोई क्वेश्चन है आरुषि से? हाँ, जय गुरुदेव। आरुषि, पहले तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। हेलो, आवाज आ रही? नहीं, थोड़ा सा तेज बोल दीजिए। अच्छा, आई आवाज? जी बिल्कुल क्लियर। हेलो। हाँ जी मिसेस अरोड़ा बोलिए। हाँ, पहले तो आरुषि, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई जिस तरह से तुमने बोला और सबको समझाया। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक पे हमें बताते रहो। क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी बार क्या होता है, जैसे मेरे को एक ड्रीम आता था, वो ड्रीम रिपीट आता था। जैसे ये मोस्टली होता था, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं चप्पल पहनना भूल गई, ऐसे ही चली गई। और कुछ टाइम पता नहीं क्या चेंजेस हुए, उससे मेरा सपना कम आने लगा, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन रिपीट शुरू में बहुत आता था। सेकंड, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी भूलने बहुत लगी थी, तो यही स्टार्ट किया कि लिखती हूँ। किसी का डिनर है, पहले लिखूंगी क्या क्या बनाना है, फिर उसी के साइड में लिखती हूँ क्या क्या बाजार से मंगाना है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आरुषि, गॉड ब्लेस यू, तुम मेरा आंसर दे दो, इसी तरह हमें कुछ कुछ नया बताती जाओ। थैंक यू सो मच आंटी। आप गुरुजी का और आपका बस आशीर्वाद है कि मैं पूरा ऐसे मतलब सेशन ले पा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल ही अपने मतलब लिखती रहती थी। मैं कोई बात ऐसे मेरे को लगता था कि यार सेशन कैसे लिया जाए, पर थैंक यू सो मच। और आपका ड्रीम का अगर हम आंसर करें तो रिपीटेड ड्रीम आपको इसलिए आता है क्योंकि फिर वही सबकॉन्शियस माइंड आपको एक चीज बताना चाहता है कि आप या तो अपनी चलती फिरती लाइफ में आप कुछ भूल रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चप्पल, वैसे तो हम रियल लाइफ में देखते तो चप्पल ही होती है जो हम पहन के आगे जाते हैं, लेकिन फ्रॉइड, अगर हम फ्रॉइड से पूछें
तो फ्रॉइड बोलेंगे कि नहीं, आपका ड्रीम आपको ये बार बार बता रहा है कि आपको किसी स्किल की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत है जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है और आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, आपको अभी तक समझ नहीं आया है कि वो क्या चीज है जिसकी आपको मतलब जरूरत है। तो वो रिपीटेड इसलिए आपको आया है ताकि आपको उसके बारे में, कॉन्शियस माइंड को उसके बारे में पता रहे और कॉन्शियस माइंड उस चीज पे एक्शन ले सके। तो आपके कॉन्शियस माइंड ने वो एक्शन लिया होगा कि अब वो सपना नहीं आता है, आपने वो एक स्किल डेवलप कर ली है कि आपको वो सपना बार बार नहीं आता। और जो आपने भूलने वाला कहा कि जो लिखते हैं, उसका भी बायोलॉजिकल रीजन यही होता है कि हम क्योंकि एज करते जाते हैं ना, तो ये हमारा ब्रेन एज करने लगता है हमारे साथ साथ ही। ब्रेन भी हमारा ऐसा तो नहीं कि उसने एक दिन की कभी छुट्टी ली हो, तो वो उस पे पूरा मतलब बर्डन सा रहता है कि फंक्शन करना है ढंग से। ओवर टाइम वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है वो डिलीट करता जाता है, तो बाद में हमें प्रॉब्लम होने लगती है अपनी मेमोरी के साथ में, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती तो ब्रेन से भी हो जाती है कि कैसे याद रखें। तो इसलिए लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक तरीके से आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। आपने लिखा है तो आपको याद रहता है कि अच्छा मैंने क्या लिखा। अनलेस अगर बहुत सिवियर एंड पे प्रॉब्लम होती है जो बहुत मतलब वो ब्रेन को भी जो अफेक्ट करती है, फिर उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। पर क्योंकि हम लिखते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है कि हमने क्या लिखा, तो इसलिए आपके ब्रेन को पता रहता है कि चलो ये इन्फॉर्मेशन हमें रिटेन करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो लिखना बहुत अच्छा मेथड है याद रखने का। स्टूडेंट्स भी ये यूज करते हैं, मैं खुद यूज करती हूँ ताकि एग्जाम में मेरे मतलब अच्छे नंबर हो होपफुली। तो हाँ जी आंटी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं मीना भाभी से पूछूंगी। मीना भाभी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक मीना भाभी अभी बिजी हैं, तो मैं नीतू मुस्कान जी से पूछूंगी। नीतू जी, आपका कोई क्वेश्चन है आरुषि से? पुष्पा झा जी, आपका कोई क्वेश्चन है आरुषि से? पुष्पा जी। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। बोल रही हूँ। जी जी, मैं बोलिए। बोल सकती हूँ अभी? हाँ, मैं सबको प्रणाम बोलती हूँ। मेरे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज कोई भी मतलब हादसा हो जाता है तो वो काफी समय तक हमारे ब्रेन को मतलब टॉर्चर सा करता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक सच को लेकर के जैसे साथ चलना चाहती हूँ और सच के साथ में कुछ भी खिलवाड़ होता है तो वो दिमाग से वो बात नहीं निकल पाती है कि ये चीज सत्य है, लेकिन सामने वाले ने इस चीज को सत्य एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी। और ये जो दीदी हैं, जो भी कुछ मैं कहूंगी, इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है और बहुत ज्ञानवर्धक है। मेरे को बहुत कुछ मतलब सोचने समझने के लिए बहुत कुछ मिला है आज वाले टॉपिक से। प्रणाम आंटी, और थैंक यू सो मच कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। और जहाँ तक ये आइडिया है कि हम तंग रहते हैं कि सामने वाला हमारा समझ नहीं पा रहा है पर्सपेक्टिव, हमारे रीजन को नहीं समझ पा रहा है, उसके हम यही कह सकते हैं कि सबका ओपिनियन, सबका पर्सपेक्टिव जो होता है वो अलग होता है। तो हमारे मन में जो वर्जन होता है वो दूसरे को समझ नहीं आता है, क्योंकि दूसरे के एक्सपीरियंस अलग है, दूसरे की लर्निंग अलग है, दूसरे ने अलग से जैसे कहते हैं अपने लाइफ में चेंजेस लाए हैं हमसे अलग। तो हमें वो तंगी इसलिए रहती है क्योंकि एक हमारी ना अंदर से इच्छा होती है, ये सबके अंदर इच्छा होती है, मेरे अंदर भी इच्छा होती है कि सब हमारे जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा नजरिया है, उसको भी देखें। तो ये थोड़ा बहुत इसमें हम डिविजन ऑफ पर्सनालिटी में इड का हम ले सकते हैं कि हमारा जो राजस गुण होता है, जो थोड़ा बच्चे जैसा होता है, बच्चे को चाहिए होता है ना, बच्चे को ये चाहिए होता है ना कि वो हमारी बात माने, हमारी समझे। तो ये हमारे अंदर थोड़ा बहुत रहता है, सबके अंदर रहता है कि दूसरा हमारी बात समझे, दूसरे हमें समझे।
तो साइकोडायनामिक व्यू से हम यही एक चीज, मैं इस चीज आपके प्रश्न को रिलेट कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इसलिए लगता है कि दूसरे को आपका रीजन या आपका वजह समझनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारी सुने, और उसमें हमारा जो रजस गुण होता है वो बहुत डोमिनेंट होता है, उसका बहुत हाथ होता है। तो इसलिए, पर क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सबका लर्निंग अलग होती है, तो इसलिए थोड़ी हमें तंगी रहती है कि क्यों नहीं समझे ये सब। तो पर ओवर टाइम जैसे देखा जाए तो फिर वो समय के साथ साथ हम समझ जाते हैं कि चलो ठीक है, वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। तो जी। बहुत सुंदर आरुषि। अब मैं रश्मि जी से पूछूंगी। रश्मि, आप कुछ पूछना चाहेंगे आरुषि से? रश्मि। हाँ, सभी को प्रणाम। आरुषि, बहुत सुंदर सेशन लिया तुमने, एंड ये मेंटल वेलनेस में ही आ जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली शुरू का मैंने कुछ मिनट मिस किया। एज सच अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में, बट आएगा तो ज़रूर मैं तुम्हें खुद पर्सनली कॉल करके पूछ लूँगी। एंड थैंक यू सो मच बेटा। रश्मि जी, अगर आपका मिस हो गया है तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में सारिका ग्रुप पे डाल देंगी, तो जिनका भी मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं दोबारा। अब मैं हाँ, अब मैं सावित्री जी, थैंक यू। लाभ आंटी से कहूंगी। लाभ आंटी, आप कुछ पूछना चाहो? रानी मासी, थैंक यू सो मच कि आपको सेशन अच्छा लगा और शुरू के आपने मिस कर दिए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में जरूर सुनिएगा। मैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो हुई, तो जी कोशिश करूंगी कि आपका क्वेश्चन मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ। हाँ, जरूर। मैं बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ? जी लाभ आंटी। सबसे पहले तो मैं आरुषि को बहुत बहुत आशीर्वाद भी दूंगी और बहुत थैंक्स कहूंगी कि उसने इतना सुंदर टॉपिक आज उठाया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पहले से ही मेरे मन में थे जिसका आंसर मुझे मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा है, वही पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी कोई काम कर जाते हैं, अचानक ऐसे ही हो जाता है हमसे, और उसके लिए हम बाद में बार बार पछताते रहते हैं, बार बार उसके लिए सोचते हे भगवान क्यों मेरे से ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, और किसी भी तरह अपने को शांत नहीं कर पाते हैं। एकदम अपने ऊपर ही ऐसे जैसे गिल्ट जैसा फील होता है कि क्या हो गया मेरे से, मैं तो नहीं करना चाह रही थी लेकिन मेरे से क्यों हो गया ऐसा। तो एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपने सपने के बारे में तुमने कहा आयुषी, सपने ऐसे तो आते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ हम कुछ सोचते हैं या करते हैं तो वो सपने आते हैं, लेकिन ऐसे सपने जो वर्तमान में नहीं, जो भविष्य में होने वाला है, कुछ ऐसे सपने जो कि भविष्य में आने वाले हैं, जो कुछ होने वाला है, उसका एक नहीं दो नहीं कम से कम दर्जनों बार सामने आना, ये क्या है? और बाद में फिर उसी सीन को बिल्कुल अपने आंखों के सामने से होते हुए देखना या उसको फील करना है या उससे गुजरना, ये क्या है? ये मेरे मुझे समझ नहीं। जिस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन आज तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, और अभी जो तुमने पूछे बोला तो मुझे लगा कि एक बार तुमसे बात करती हूँ। अब जो बता सकती हो बता सकती हो। थैंक यू। जी आंटी, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको इतना सेशन इंटरैक्टिव लगा और बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि हम बहुत बिहेवियर ऐसे ही कर देते हैं, उनके पीछे कोई ऐसा थॉट नहीं होता, हम बस वो कर देते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही पीछे खेल रहा होता है। पर क्या होता है कि क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें होती है कि अगर हम वो रियल लाइफ में कर दें तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि रियल लाइफ में हमें चीजें देख के चलनी पड़ती है कि सामने वाले को बुरा ना लगे और हमें खुद आगे जाके बुरा ना लगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जैसे मैंने स्लिप ऑफ टंग के बारे में बात किया, कि वो अनफिल्टर्ड बात निकाल देता है बिना किसी रोक झोंक के,
वो बात निकाल देता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही हमारे एक्शन को भी अफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो बहुत लोग जैसे कहते हैं ना, रोड पे अगर टक्कर हो जाती है तो बहुत लोग ऐसे निकल के अपनी गाड़ी से मारपीट शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ लोगों को लगता भी है कि यार नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, पर उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा खेल होता है। वो हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता रहता है। पर मैं ये पर्सनली बोलना चाहूंगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मतलब वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हम क्योंकि बीच में ये देखते हैं ना कि भैया सोसाइटी को बुरा ना लगे, हमें थोड़ी अपनी बात अच्छे से रखनी होगी, तो इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा दब जाता है। तो वो ना छोटी छोटी चीजों के द्वारा हमें तंग करता रहता है कि अच्छा कोई बिहेवियर कर दिया तो एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना अनफिल्टर्ड बिहेवियर कर दिया, सामने वाले को बुरा लगता है, वो हमें भी रियलाइज हो जाता है। पर फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो थोड़ा शांत हो जाता है, कहता है कि नहीं, उसको लगता है कि नहीं ये बिहेवियर करना जरूरी था। तो यही है कि हमारे इमोशंस एक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत इम्पैक्ट होते हैं, बहुत अफेक्ट होते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा दुश्मन नहीं है, हमारा हमारी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर बहुत ही स्ट्रेंज तरीके में। तो उसको फिर हमें समझने की फिर जरूरत पड़ती है। तो फिर हमें अपने साथ बैठना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि अच्छा हमने ऐसा क्यों किया, कुछ रीजन होगा। और जहाँ तक आपने जो सपने का सवाल पूछा कि फ्यूचर में होने वाले सपने जो आते हैं, ये वैसे देखा जाए तो ये फिर एक साइकोलॉजी से अलग फील्ड में चला जाता है ये चीज। पर हम तो हाँ, मतलब जैसे हमने डेजा वू के बारे में बहुत सुना होगा कि हमें लगता है कि हम इस जगह पहले भी आए हैं, ये सिचुएशन पहले भी हुई है। तो वो फिर एक अलग साइकोलॉजी से हटके एक वो फील्ड में चली जाती है। पर इसमें आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया, और मैं गट फीलिंग की भी बात करना चाहूंगी। जो गट फीलिंग हम सब ने एक्सपीरियंस करी होगी कि हम कोई सिचुएशन में जाते हैं, हम किसी इंसान से मिलते तो हमें कभी कभी लगता है ना कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। अब इसके पीछे क्या होता है, हमारे पास कोई रीजन भी नहीं होता। हमारे दोस्त पूछते हैं कि यार इतने अच्छे तो हम मेले में आए, तुम्हें क्यों लग रहा है कि हमें यहाँ से हटना चाहिए? नहीं यार वो इंसान तो इतना अच्छा है, तुम्हें क्यों लग रहा है कि हमें मतलब उससे बात नहीं करनी चाहिए? पर क्या होता है, इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो हमें रीजन देता रहता है। हम सबकॉन्शियस माइंड अपना थॉट तो ला नहीं सकता एकदम से, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारी बॉडी के जरिए वार्न करता रहता है कि ये सिचुएशन आपके रिप्रेस्ड एक्सपीरियंस की वजह से ठीक नहीं है। मैं आपको आपका रिप्रेस्ड या जो दबा हुआ एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके कॉन्शियस माइंड में बर्डन आ जाएगा। तो मैं आपको आपकी बॉडी के जरिए वार्न कर रहा हूँ, आपके मैं स्टमक में एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ कि ताकि आपको लगे कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। तो गट फीलिंग का मैं ये बोलना चाह रही थी, ये मैंने सेशन में भी मैं सोचा था कि मैं डाल दूं, पर मुझे लगा कि टाइम नहीं है। तो गट फीलिंग हमारी तभी बहुत बार सही भी होती है कई, और बहुत बार कभी कभी वो गलत भी निकल जाती है। पर लेसन यही है कि गट फीलिंग आप कभी भी इग्नोर मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन ठीक नहीं है, अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रस्ट करिए, और वहां से कोशिश करिए कि आप उस सिचुएशन में कम रहें। और जो आपने सपने का पूछा वो अगेन बहुत वो डिफरेंट एक फील्ड में चला जाता है, जिसके बारे में अभी बहुत लिमिटेड रिसर्च है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ में होता है, और बहुत लोग इस चीज को रिसर्चर्स को आके बताते भी नहीं है कि हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस है या हमारे ऐसे सपने आते हैं। तो हाँ, इस पे मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। तो हाँ, आई होप मैंने आपके प्रश्न का ढंग से उत्तर दे दिया हो। बहुत सुंदर आरुषि, तुमने बहुत अच्छे से समझाने की और सबको क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करी। अब मैं शीला दीदी से पूछूंगी। शीला दीदी, आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। शीला दीदी। थैंक यू विनीता दीदी, सभी को प्रणाम। आरुषि, सेशन बहुत सुंदर लिया तुमने, तुम बधाई की पात्र हो बेटा। मैं गुरु सत्ता से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे एक नोन है, तो उनको ज्यादातर देखा गया है कि वो अपनी बातों में झूठ बहुत यूज करते हैं, मतलब, और झूठ बोलते बोलते
उनको ऐसे लगता है जैसे कि अब वो झूठ ना पक्का हो जाता है उनका बोलते बोलते। जैसे उन्होंने कोई सेंटेंस यूज किया, कोई सिचुएशन है, वहां पर उनको अपने आप को ठीक साबित करना है, तो वो झूठ यूज कर लेते हैं। बाद में वही झूठ उनके लिए वो सच बन जाता है। और वो इवन ये भी देखा गया उनके साथ कि वो अगर कोई सपना देखते हैं, जैसे उस सपने को वो सच मानकर अपने घर में फाइट्स करते हैं। तो मतलब ये क्या कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्या है ये? थैंक यू सो मच आंटी, और आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं ये बस एक चीज में कंफ्यूज हो रही थी कि वो जो झूठ है क्या वो रियल लाइफ में हो जाता है, क्या वो रियल लाइफ में सच हो जाता है, या फिर वो उस झूठ को भी रियल लाइफ में मान के चलते हैं? तो अगर... नहीं, वो सच रियल लाइफ में वो झूठ का झूठ ही रहता है, लेकिन उनको लगता है कि ऐसे हुआ। और कई बार वो शायद दिमाग में ही अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपनी फैमिली से कहते नहीं मैंने तो तुमको बताया था। वो शायद उनके दिमाग में ही ऐसे चलता है और उस चीज को लेकर नहीं मैंने तो तुम्हें इन्फॉर्म किया था करके ना, और वो मतलब ऐसे करते हैं। तो क्या ये उनका कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? आंटी मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि वो बहुत जैसे मैनिपुलेट करते हैं अपने बोलने के तरीके को, अपने जो रियलिटी को मैनिपुलेट करके सबको बताना, और इस हद तक कि वो उनकी डेली लाइफ में अफेक्ट करे, उनके परिवार में लड़ाई हो उनसे, तो हाँ ये साइन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। और मतलब हाँ ये, क्योंकि अगर आप कोई झूठ को इतना सच मान लो कि वो फिर आपके लिए रियलिटी बन जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि उनको एक तरीके का डिल्यूजन है कि जो उनका बोला जा रहा है वो सही है और बाकी सारे गलत है। तो हाँ, अगर उनका इतना मैनिपुलेट करना फैक्ट्स को वो अफेक्ट कर रहा है उनको और उनकी डेली लाइफ को, उनके फंक्शन को, उनके रिलेशन को, सोशल लाइफ को, तो हाँ ये बहुत क्लियर साइन और सिम्टम है कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनीता दीदी से पूछूंगी। सुनीता दीदी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप आरुषि से पूछ सकती हैं। आई थिंक सुनीता दीदी अभी आ नहीं पा रही हैं, तो मैं सारिका से कहूंगी। सारिका, आप इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे? और मैं सारिका को हैंड ओवर करने से पहले ये कहूंगी कि आरुषि, अब हमारा जिस ढंग से तुमने आज का सेशन लिया, अब हम चाहेंगे कि एवरी सैटरडे तुम एक टॉपिक इससे रिलेटेड एक तैयार रखो और कोशिश करो कि अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो एक सैटरडे को हमें एक सेशन ले लिया करो। सारिका। थैंक यू विनीता दीदी। और आरुषि, यू नेल्ड इट, ये तो मैं जरूर कहूंगी, बहुत बढ़िया किया। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी तुम इस तरह के सेशंस लेती रहोगी। तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, जनरली जो मैंने समराइज किया या जो पूरा सिनेरियो जो मुझे समझ में आया है तुम्हारे नॉलेज के थ्रू, गुरुदेव हमें किस तरह से इन चीजों को बताते हैं या अध्यात्म का नजरिया क्या है इस चीजों को देखने का, तो हम देखेंगे हमने आज मेजरली सबकॉन्शियस माइंड की बात की है, जिसको गुरुदेव अचेतन मन, जिसको चित्रगुप्त से लिंक करते हैं, जिसको संस्कारों से लिंक किया जाता है, जिसमें पास कई सारे बर्थ के प्रैक्टिसेस डीपली वहां पे बैठे हुए हैं और अलग अलग सिचुएशंस में, सिनेरियोज में वो निकल के हमारे सामने आते हैं और कई बार हम हैरान हो जाते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई आग लग गई है और व्यक्ति जिंदगी में कभी तेज भागा नहीं है लेकिन उस दिन बहुत तेज भाग गया। तो ये सारी चीजें सिचुएशनली हमारे अंदर किस तरह से चेंज होती हैं और किस तरह से पुराने जो बीज हैं वो उभर के सामने आते हैं। तो ये जैसे मधुरिमा दीदी का क्वेश्चन था कि इनको कैसे हटाया जा सके, तो निश्चय ही गुरुदेव के द्वारा बताए हुए जो अनुष्ठान है, जो स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग है, जिसमें मेडिटेशन आता है, जिसमें प्राणायाम आता है, जिसमें ध्यान साधनाएं आती हैं, ये सारी चीजें जो प्राइमरीली जो इसका पर्पस होता है वो होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीजों को क्लीन करना, वहां से चीजों को खाली करना और हमें सही मतलब लेवल पर एक जिसको बोलते हैं एक पूरी पर्सनालिटी में बैलेंस क्रिएट करना। तो
साइकोथेरेपीज तो काम करती ही हैं, लेकिन देखा जाए तो हर एक बंदे के लिए साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना, उसकी बात को समझना और उसके दिए हुए एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ध्यान साधनाएं और समर्पण और भक्ति ये बहुत डीपली ट्रीटमेंट देती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सेवा करनी, अपना 1 घंटे का समय किसी ऐसी जगह में लगाना जहां आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो खेल है, ये पूरा खेल है मन को शांत कर देने का और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप कर देने का। इसको और गहरे से हम समझेंगे और आरुषि से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बहुत मतलब वाइड लेवल पर और समझाने का प्रयास करें। साथ के साथ गुरुदेव ने हमें इससे रिलेटेड क्या बताया, हम दोनों को मर्ज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि। कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है, मैं नेक्स्ट सैटरडे आपसे लूंगी वो वाला क्वेश्चन के आंसर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मोटिवेट किया मुझे सेशन लेने के लिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही ऐसी थी कि नहीं मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, पर आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, आपने रिलेट भी कर दिया बहुत सारी चीज़ों को जो मैं कवर नहीं कर पाई। और ज़रूर मतलब हम जो पूरा सबकॉन्शियस माइंड है, जो पूरा साइकोडायनामिक अप्रोच है, वो हमारे इंडियन लिटरेचर में बहुत पहले लिखा गया था, पर क्योंकि अब वो साइकोडायनामिक अप्रोच वेस्ट से आ रही है, वो अमेरिका से आ रही है, तो फिर वही है कि फिर इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समराइज किया और ज़रूर मैं ये टॉपिक्स आगे और लूंगी, और बस आप गाइड करती रहिएगा, आप और मम्मा और बाकी सब। तो गुरुदेव का आशीर्वाद है एंड मैं ज़रूर ये आगे कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि, हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत गुरुदेव का आशीर्वाद, और इसी तरह तुम आगे हम लोगों के साथ जुड़ी रहो। अब मैं नीरू से कहूंगी आज के स्वाध्याय का क्रम आहुतियों के साथ समापन करेंगी। नीरू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आप सभी को आज सेशन पसंद आया उसके लिए फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गुरुदेव का, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आप सभी का आशीर्वाद रहा, आगे वो सेशन लेती रहेगी। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें, उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में नाद योग साधना में आप सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।